हाँ जी, हो गए यहाँ तक। अब आगे देखिए। अब हम लोग एलिफेटिक एमाइंस और एरोमेटिक एमाइंस की बेसिसिटी को सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमाइंस। एरोमेटिक एमाइंस, देखिए एरोमेटिक एमाइंस की बेसिसिटी की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमने बनाया बात करी NH2। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग NH, उसके बाद में बात करते हैं हम लोग N, देखिए ये हो गया हमारा 1 डिग्री एमाइन, ये हो गया 2 डिग्री एमाइन, और ये हो गया 3 डिग्री एमाइन। ठीक है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर है और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर हमने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है भाई, देखिए अब एरोमेटिक एमाइन में हम लोग बेसिसिटी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक बेंजीन रिंग है और ये लोन पेयर सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं कि ये लोन पेयर इस बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो सकता और किस में भी हो सकता है, इस बेंजीन रिंग में भी डीलोकलाइज हो सकता है। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? 3, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो देखिए जब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है भाई। और जैसे जैसे डीलोकलाइजेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कि अगर लोन पेयर डोनेट करना है तो सबसे इजीली अवेलेबल कहाँ है, 1 डिग्री एमाइन है, 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन में। उससे लेस अवेलेबल 2 डिग्री में और सबसे लेस 3 डिग्री में। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, बेसिसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, आगे बात समझ में कि जब सारी की सारी क्या जुड़ी हो, बेंजीन रिंग जुड़ी हो, सारी की सारी क्या जुड़ी हो, बेंजीन रिंग जुड़ी हो, तो उस कंडीशन में जो ऑर्डर होगा आपका क्या हो गया, ऑर्डर बताइए देखें, वो हो गया ऑर्डर सबसे लेस सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सी हो गई, 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। ये इनका ऑर्डर हो गया। कब? जब सारी सारी एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है भाई, अब देखिए आगे। अगर मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एमिन की बात करें हम लोग तो कुछ इस प्रकार से न होके इस प्रकार से आपको एरोमेटिक एमाइन मिलती है। मान लो कैसे, ये हो गया आपका NHR, ठीक है, और ये हो गया आपका NR और R। ठीक है, ये हो गया हमारा वही 1 डिग्री एमाइन, ये हो गया 2 डिग्री एमाइन, ये लोन पेयर शो कर दिया आपने, और ये हो गया 3 डिग्री एमाइन। ठीक है,
सही है यहाँ तक। देखिए यहाँ पर लोन पेयर जो अवेलेबल है वो सिर्फ बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज होगा, यहाँ का लोन पेयर भी एक बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज होगा, और यहाँ पर भी ये इसी बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज होगा। मतलब तीनों जगह है ये कंडीशन तो क्या हो गई, सेम हो गई। लेकिन अगर हम लोग 2 डिग्री एमाइन को देखें तो यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट वाला। और यहाँ पर 2 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हैं, इसका भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और इसका भी क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो देखिए क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और आपको पता है कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो क्या कहते हैं हम लोग, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही। मतलब हम लोग यूँ कह सकते हैं कि जब सिर्फ एक बेंजीन रिंग जुड़ी हो और उसके बाद में क्या बढ़ते जा रहे हों, एल्काइल ग्रुप या प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या बढ़ती चली जाती है, बेसिसिटी बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया हमारा, 3 डिग्री एमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होगी, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम होगी। ठीक है भाई। तो एरोमेटिक एमाइन में ये 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग एलिफेटिक एमाइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, एलिफेटिक बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमाइंस। ठीक है, देखिए किस प्रकार से। देखिए हेडिंग डालिए, बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमाइंस। बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमाइंस कैसे, देखो एलिफेटिक एमाइंस की बात करें तो देखिए, एक तो हमने क्या कह दिया कि ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हो गया 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, ये हमने कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, अब बात करें, ये R, ये N, ये R और ये H, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए, तो ये कैसा हो गया, 2 डिग्री एमाइन। और अगर 3 डिग्री एमाइन की बात करें हम लोग तो क्या हो गया, R N R और R, और ये लॉन पेयर, ये कैसा हो गया, 3 डिग्री एमाइन। ठीक है, तो देखिए एलिफेटिक एमाइंस की जो बेसिसिटी है वो बेसिकली 3 फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होती है। कितने फैक्टर के द्वारा, 3 फैक्टर। तो क्या लिखेंगे आप लोग, इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर है, पहला फैक्टर आपका इंडक्टिव इफेक्ट, क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, दूसरा फैक्टर है हमारा स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। और तीसरा फैक्टर है सोल्वेशन और हाइड्रेशन इफेक्ट। देखिए भाई, ये 3 फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन में से ज़्यादा बेसिक कौन होता है। ठीक है, तो देखिए ये लिख लीजिए, इसके बाद में आगे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, कि इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से इनमें ऑर्डर क्या होना चाहिए। राइट, देखिए आगे चले।
पहला फैक्टर क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे, क्या होगा कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स। मतलब जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ेंगे, बेसिसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट। ठीक है भाई, देखिए माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ेंगे तो बेसिसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर हम बात करें, देखिए RnH2 ये क्या है? 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमाइन। RnHR ये क्या हो गया? 2 डिग्री एमाइन। और RnR और R ये क्या हो गया? 3 डिग्री एमाइन। क्या हो गया भाई? 3 डिग्री एमाइन। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस हो गए। आगे देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप क्या हो गए? बढ़ गए। और यहाँ पर कितने ग्रुप हो गए? 3। मतलब इसका प्लस आई लग रहा है, इसका भी प्लस आई लग रहा है, और इसका भी प्लस आई। यहाँ पर प्लस आई इसका, इसका, और यहाँ पर सिर्फ एक ग्रुप का प्लस आई लग रहा है। ठीक है, साथ ही हम लोग इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, अमोनिया। क्या ऐड कर देते हैं? अमोनिया। तो देखो यहाँ पर एक भी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है। ठीक है, अमोनिया में एक भी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है। तो देखिए जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हम लोग, तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो क्या हो जाती है? बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है? बेसिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज। तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या? देखिए ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया हमारा? ओवरऑल ऑर्डर हो गया हमारा 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और NH3 अमोनिया सबसे कम। ये किसके बेसिस पर हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तो ये कहता है कि 3 डिग्री एमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, उससे कम होगा 2 डिग्री, उससे कम होगा 1 डिग्री, और सबसे कम होगा अमोनिया। क्लियर है? यहाँ तक लिख लीजिए, आगे चलते हैं फिर। यहाँ तक लिख लीजिए एक बार। अब देखिए सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर कहता है, सेकंड फैक्टर है हमारा स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर देखिए भाई, स्टेरिक फैक्टर की बात करें तो स्टेरिक फैक्टर ये कहता है कि जैसे जैसे नाइट्रोजन पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, नाइट्रोजन पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन की जगह अगर एल्काइल ग्रुप आता है तो वो उसके बजाय ज़्यादा स्पेस कवर करेगा। तो देखिए ये हो गया हमारा क्या? 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, अगर 2 डिग्री एमाइन की बात करें तो 2 डिग्री एमाइन हो गया ये NHR। ठीक है भाई, और 3 डिग्री एमाइन की बात करें तो तीनों के तीनों के आगे एल्काइल ग्रुप हो गए।
ठीक है, ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर, ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर। ओके, अब नाइट्रोजन को लोन पेयर डोनेट करना है या नाइट्रोजन तक कोई इलेक्ट्रोफाइल पहुंचना चाहता है, तो जहाँ जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना स्टेरिक रिपल्शन यहाँ होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी यहाँ होगी, उससे सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, एल्काइल ग्रुप। मतलब यहाँ पर अगर पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है किसी इलेक्ट्रोफाइल के पहुँचने की, तो यहाँ पर डबल पॉसिबिलिटी होगी इलेक्ट्रोफाइल के पहुँचने की। और यहाँ पर 2 डिग्री से कहीं ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। आगे बात समझ में कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जा रहा है, नाइट्रोजन पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता जा रहा है और नाइट्रोजन के लोन पेयर डोनेट करने की जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब सबसे इजीली जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो कौन है, 1 डिग्री एमाइन। कौन है भाई, 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, और जो जितना जल्दी या जितना ज़्यादा कैपेबल है लोन पेयर डोनेट करने में, वो उतना ही ज़्यादा क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो स्टेरिक फैक्टर ये कहता है कि 1 डिग्री एमाइन जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया, 2 डिग्री उससे कम बेसिक हो गया, और 3 डिग्री सबसे कम बेसिक हो गया। जबकि आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट में जस्ट इसका रिवर्स था कि 3 डिग्री क्या हो गया, सबसे ज़्यादा बेसिक, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम बेसिक हो गया। ठीक है भाई, तो स्टेरिक इफेक्ट ये कहता है कि इनका ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, 2 डिग्री उससे कम, और 3 डिग्री सबसे कम बेसिक हो गया। ठीक है, अब जो थर्ड फैक्टर है वो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या फैक्टर है, देखिए थर्ड फैक्टर है हमारा सॉल्वेशन और हाइड्रेशन फैक्टर। ठीक है, सॉल्यूशन और हाइड्रेशन फैक्टर। देखो ये क्या कहता है, देखो इससे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। क्या चीज़ है कि अगर कोई कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड, हमने मान लिया कोई कंपाउंड है और वो क्या शो कर रहा है, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या बनाएगा, कॉन्जुगेटेड गेटेड एसिड। क्या बनाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। जैसे हमने लिखा NH3। ठीक है, अगर ये बेसिक नेचर शो करेगा तो लोन पेयर डोनेट करेगा, और लोन पेयर डोनेट करने का मतलब क्या हो गया, ये H+ को लोन पेयर रिलीज करे और क्या बना ले, NH4+। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्जुगेटेड एसिड, क्या कहते हैं इसको, ये तो क्या हो गया कॉन्जुगेटेड एसिड, और ये क्या हो गया कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि जिस कॉन्जुगेटेड बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो कॉन्जुगेटेड बेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, देखो ये जितना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल, अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो इसकी भी बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बेसिसिटी इंक्रीज होगी। इस चीज़ को, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं एमाइंस के रेफरेंस में इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखना भाई कैसे। जैसे देखिए एमाइन जो है बेसिक नेचर शो करती है, ये तो हमें पता है। तो देखिए ये लिखा हमने RnH2, इसने H+ एक्सेप्ट किया और क्या बना दिया इसने, RnH और
H और ये चार्ज के आगे इस पर पॉजिटिव। ठीक है। अब अगर 2 डिग्री एमाइन की बात करें तो R N H और R, ये तो क्या है 1 डिग्री एमाइन, ये लोन पेयर सेम वही प्रोसेस शो करना है हमें, R N R, ये H एक पहले से था, एक अब जुड़ गया और ये बन गया। ठीक है। और 3 डिग्री एमाइन की बात करें तो R N R R और ये लोन पेयर प्लस H प्लस, ये लोन पेयर इसको रिलीज करेगा, डोनेट करेगा, तो क्या हो गया R N R और R, ये पॉजिटिव चार्ज और ये H। ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे हम इसमें H2 डालते हैं, मतलब एक तरह से हम लोग ये कह दें कि ये जो बेसिसिटी शो हो रही है ना, ये H2 की प्रेजेंस में हो रही है, वाटर में हो रही है, कि 1 डिग्री एमाइन को H2 में डाला तो उसने सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन दी, तो ये कॉन्जुगेटेड क्या बन गया, एसिड बन गया। और जैसे ऐसे ये क्या है 2 डिग्री एमाइन, और ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन, ये क्या बन गया आपके कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेटेड एसिड बन गए इन द प्रेजेंस ऑफ H2। तो देखो H2 की प्रेजेंस में सबसे पहले तो कौन सी रिएक्शन हुई, एसिड बेस रिएक्शन हुई। अब आगे देखो क्या होता है, ये H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और 3 हाइड्रोजन के साथ मिलके देखिए क्या करता है, ये R, ये N, ये H और ये O, ये H, ये H। ठीक है, ये H, ये H, ठीक है भाई। देखिए 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, 3 H2 मॉलिक्यूल ने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, 3 हाइड्रोजन एटम थे ना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। ठीक है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2 H2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। और यहाँ की बात करें तो R N H, देखिए अब कॉन्सेप्ट क्या बनता है, देखिए जैसे ही हम लोग अप टू डाउन मूव कर रहे हैं, एक बार इसको बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना, फिर आपको मैं बताता हूँ। हो गया, देखिए क्या है, चलो इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक, देखिए आप इधर साइड में लिख लेना इसको। ठीक है, देखिए ऑन मूविंग अप टू डाउन क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो देखिए ऑन मूविंग अप टू डाउन क्या हो रहा है, सोल्यूशन या हाइड्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ तो 3 H2 मॉलिक्यूल बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर 2 ही बना रहे हैं और यहाँ पर 1 बना रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, जहाँ पर ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे, जहाँ पर ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे वहाँ पर सॉल्यूशन एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी कि नहीं होगी। तो सॉल्यूशन एनर्जी क्या हो रही है, सॉल्यूशन एनर्जी, सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन एनर्जी कहाँ रिलीज होगी, वहाँ पर, उससे कम यहाँ पर और सबसे कम यहाँ पर। सॉल्यूशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और आप देखिए सॉल्यूशन एनर्जी जहाँ सबसे कम है, जहाँ सबसे कम है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। मतलब जहाँ से कम रिलीज हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा बच गई, और जहाँ ज़्यादा रिलीज होगी, सॉल्यूशन एनर्जी रिलीज हो गई, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या बची है, कम बची है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी ऑन मूविंग अप टू डाउन क्या हो रही है, इंक्रीज, है ना। यहाँ सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा हुआ है
तो सॉल्यूशन एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज़्यादा रिलीज हुई पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी, तो सबसे कम यहाँ पर, उससे ज़्यादा यहाँ पर, और उससे ज़्यादा यहाँ पर। तो क्या हो गया, हमने क्या लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और आपको पता है कि जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, ये। तो ये हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम, क्लियर है। और जिसकी स्टेबिलिटी कम, उसका कॉन्जुगेटेड बेस, जो अभी हमने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन यहाँ लिखा था, वो क्या हो गया, उतना ही वीक बेसिक हो गया। मतलब इसके हिसाब से ऑर्डर क्या हो गया, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, बेसिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब इसके हिसाब से सॉल्वेशन और हाइड्रेशन फैक्टर के हिसाब से ऑर्डर क्या हो गया हमारा, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, 2 डिग्री उससे कम बेसिक, और 3 डिग्री उससे कम बेसिक। आगे बात समझ में, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ इस चीज़ को। हमने क्या किया, 1 डिग्री एमाइन से कॉन्जुगेटेड एसिड बनाए, 2 डिग्री एमाइन से कॉन्जुगेटेड एसिड बना लिया, और 3 डिग्री एमाइन से कॉन्जुगेटेड एसिड बना लिया। उस कॉन्जुगेटेड का जैसे हाइड्रेशन होता है या सॉल्वेशन होता है, जैसे हाइड्रेशन या सॉल्वेशन होता है, तो उस दौरान यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। जहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं वहाँ सॉल्वेशन ज़्यादा, सॉल्वेशन क्या है, सबसे ज़्यादा। तो देखो यहाँ सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, तो ऑन मूविंग अप टू डाउन क्या हो गया, सॉल्वेशन डिक्रीज हो गया। और सॉल्वेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेशन एनर्जी भी कम रिलीज होगी, सबसे ज़्यादा यहाँ रिलीज होगी, उससे कम यहाँ, और उससे कम यहाँ। जहाँ सबसे ज़्यादा रिलीज होगी वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम बचेगी। तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी किसकी बची, यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर, और उससे कम, सॉरी उससे ज़्यादा यहाँ पर, उससे ज़्यादा यहाँ पर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और मूविंग अप टू डाउन इंक्रीज होती है। और हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, किसी भी कंपाउंड की या किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ती है तो स्टेबिलिटी घटती है, या पोटेंशियल एनर्जी जब घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो देखिए ऑन मूविंग अप टू डाउन क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज होगी। और जैसे जैसे स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, बेसिसिटी भी क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड जो बेस होता है, कॉन्जुगेटेड बेस होता है, उसकी बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसके हिसाब से हमारा ऑर्डर क्या हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब ये तीनों फैक्टर हो गए, तीनों फैक्टर मैंने आपको बता दिए। अब आगे देखिए, अब ये तीनों फैक्टर क्या कर रहे हैं, अलग अलग बेसिसिटी ऑर्डर बता रहे हैं। देखिए कैसे, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर क्या था हमारा, सबसे पहला फैक्टर था इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला फैक्टर ये था। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये कह रहा था। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक इफेक्ट। वो क्या कहता है, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, 2 डिग्री उससे कम, और 3 डिग्री उससे कम। ठीक है भाई। तीसरा फैक्टर क्या है हमारा, तीसरा फैक्टर है सॉल्वेशन और हाइड्रेशन फैक्टर, हाइड्रेशन फैक्टर। ये क्या कहता है, सेम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये ऑर्डर हो गया। ठीक है भाई यहाँ तक। अब कंबाइंडली ये कहा जाता है कि जब तीनों फैक्टर बेसिसिटी ऑफ एमाइंस को अफेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका इन सॉल्यूशन और इन द presence of H2O और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये पता रहे कि ये कंडीशन भी हो। ठीक है,
H2O होगा या पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा तो सोल्यूशन या हाइड्रेशन फैक्टर वर्क करेगा ही करेगा। और जब ये वर्क करेगा तो उस कंडीशन में आपका ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, 1 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम। ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि एमाइन के कंपेरेटिवली अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया सबसे कम हो गया। आगे बात समझ में, ये किसी एक फैक्टर के द्वारा डिसाइड नहीं हुआ है, तीनों फैक्टर वर्क करते हैं और इसी वजह से ये ऑर्डर इनमें से कोई एक ना होके क्या हो गया 2 1 3, मतलब 2 डिग्री एमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया, 1 डिग्री उससे कम बेसिक हो गया, 3 डिग्री उससे कम हो गया और अमोनिया सबसे कम बेसिक हो गया। ये तो कब है, जब सॉल्यूशन फेज हो, कैसी हो, इन सॉल्यूशन फेज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। आगे देखिए, अगर मान लो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं हो तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, देखिए इन द गैसियस फेज और वेपर फेज, वेपर फेज, उस कंडीशन में केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। केवल क्या इफेक्ट काम करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। और इंडक्टिव इफेक्ट की हिसाब से ऑर्डर क्या हो गया, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया, 2 डिग्री उससे कम बेसिक हो गया, 1 डिग्री उससे कम हो गया और NH3 आप लोगों को पता ही है सबसे कम बेसिक होता है। ठीक है। किस कंडीशन में, इन द गैसियस फेज और वेपर फेज। जब गैसियस फेज है, कोई सॉल्वेंट है ही नहीं, हाइड्रेशन होगा ही नहीं, सॉल्वेशन होगा ही नहीं, तो थर्ड फैक्टर तो काम ही नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होता है स्टेरिक फैक्टर पर और ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री और सबसे कम क्या हो गया, अमोनिया। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका कैसे आता है। देखिए अब दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना कि कोई पूछे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि गैसेस फेज है या सॉल्यूशन फेज है या H2, वो क्वेश्चन में बाकायदा लिखा होता है उसमें, है ना, कि आपसे गैसेस फेज में पूछा जा रहा है या हाइड्रेशन या सॉल्यूशन फेज में या H2 की उपस्थिति में पूछा जा रहा है। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो आपसे पूछ ले CH3 NH2, CH3 होल ट्वाइस NH, CH3 होल थ्राइस N और NH3, ये पूछ लिया और कह दिया आपसे राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको पहचाना कि ये कौन सा एमाइन है, ये है 1 डिग्री एमाइन, कौन सा एमाइन है 1 डिग्री, ये हो गया हमारा 2 डिग्री एमाइन और ये क्या हो गया हमारा 3 डिग्री एमाइन। ठीक है भाई, ये अमोनिया हो गया आपको। देखिए जब आपसे ये पूछा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या मानना है कि आपको इन द प्रेजेंस ऑफ H2O और इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पूछा गया है। तो उस कंडीशन में आप ऑर्डर क्या लिखेंगे, देखिए उस कंडीशन में आपको ऑर्डर क्या बताया, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री और सबसे कम NH3। आँख बंद करके ये लिख देना। देखिए 2 डिग्री एमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री और सबसे कम क्या हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है भाई, आगे चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर आपसे पूछा जाए C2H5 NH2, C2H5 होल ट्वाइस NH, C2H5 होल थ्राइस N, ये पूछा जाए तो उस कंडीशन में ध्यान रखना, उस कंडीशन में अब ऑर्डर ये नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर जो है वो भी डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 डिग्री
3 डिग्री 1 डिग्री। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो गया 2 डिग्री, उससे जो कम बेसिक कौन हो गया 3 डिग्री, और सबसे कम बेसिक कौन हो गया 1 डिग्री। ठीक है, ये ऑर्डर ध्यान रखना आप। राइट, आगे चलते हैं। देखिए अब ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा ही इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब वो इन सब को मिक्स करके भी तो पूछ सकता है आपसे। कैसे, जैसे देखिए वो आपसे पूछ ले CH3NH2, ठीक है, CH3 होल ट्वाइस NH, CH3 होल थ्राइस N, C2H5 NH2, C2H5 होल ट्वाइस NH, और क्या कह दे C2H5 होल थ्राइस N। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो ये 1 डिग्री एमाइन है, ये 2 डिग्री एमाइन है, ये 3 डिग्री एमाइन है। ठीक है, अब ये इथाइल वाला ये भी 1 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब आपको मिक्स करके क्वेश्चन पूछ ले तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल वही ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा अगर देखो मैं इनको डैश लगा के थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये 1 डैश, ये 2 डैश और ये 3 डैश। ठीक है, तो देखो ध्यान में क्या रखना, आपने एक ऑर्डर तो लिखा था 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, किसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में एक ऑर्डर लिखा था आपने 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, अब दोनों को मिक्स करके आपसे पूछा गया तो देखिए इसका प्लस आई इफेक्ट जितना लगता है उससे ज़्यादा C2H5 का लगता है, हाँ कि ना। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में 2 डिग्री सबसे ज़्यादा है, तो देखिए 2 डिग्री कौन सा डैश वाला, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है C2H5 का लग रहा है और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है CH3 का लग रहा है, और आपको पता है कि जो बड़ा एल्काइल ग्रुप होता है उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लगता है, तो सबसे ज़्यादा तो कौन सा हो गया ये। उसके बाद में बात करें 3 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर देखिए अब 1 डिग्री, फिर डैश वाला, फिर 3 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री और ये 3 डिग्री हो गया। ये आपका ऑर्डर हो गया इन द कंडीशन ऑफ मिक्सिंग ऑफ CH3 एंड C2H5। ठीक है भाई, इस ऑर्डर को लिख लीजिए एक बार। हो गया भाई यहाँ तक। अब देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एरोमेटिक एमाइंस की वेसिटी का ऑर्डर पूछा जा सकता है, वो आपको पहले बता दिया मैंने। एलिफेटिक एमाइंस का मैंने अब बता दिया। अब लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो ध्यान में रखना आप, वो कैसे पूछा जा सकता है। देखिए हमने पहले क्या पढ़ा था, बेसिसिटी is directly proportional to the Kb and inversely proportional to the Pkb, ये पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले हमने। ठीक है, अब आपको क्या करें, या तो Kb की वैल्यू दे दे या फिर क्या दे दे Pkb की वैल्यू दे दे। जैसे हाइपोथेटिकल कोई एग्जांपल ले लिया हमने, कोई एमाइन है और यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है Pkb की। ठीक है, हमने एमाइन A कह दिया, एमाइन B कह दिया, एमाइन C कह दिया, एमाइन D कह दिया। ए की वैल्यू मान लो 3.00 दे रखी है, ए की 1.25 दे रखी है, ए की 4.0 दे रखी है और एक की 3.39 दे रखी है। किसकी वैल्यू है ये Pkb की। अब आप लोगों को पता है कि Pkb और बेसिसिटी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, दैट मीन्स जिसके लिए Pkb की वैल्यू ज़्यादा वो क्या हो गया वीक बेसिक हो गया, और जिसके लिए Pkb की वैल्यू कम वो क्या हो गया स्ट्रॉन्ग बेसिक हो गया। तो देखिए इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है Pkb की, आपसे क्या लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपको।
डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज़्यादा वाला पहले लिखना है, और सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी, जिसके लिए पी के बी की वैल्यू सबसे कम होगी। तो सबसे कम किसके लिए है, बी के लिए। तो बी क्या हो गया, सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। उसके बाद में ए, उसके बाद में डी, और उसके बाद में सी। आगे बात समझ में। जिसके लिए पी के बी की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, वो वीक बेस हो गया। जिसके लिए पी के बी की वैल्यू कम है वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो पी के बी की वैल्यू सबसे कम किसके लिए, बी के लिए। तो बी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। आपको क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बी ए डी सी, ये इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है भाई, ये हमारे बेसिसिटी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, ये मैंने सारे करवा दिए आपको। अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने सारे बता दिए। ठीक है भाई, यहाँ तक रखिए, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।